हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 22 अक्टूबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन टूरिस्ट स्टैटिस्टिक्स विच स्टेट हैज़ अट्रैक्टेड हाईएस्ट नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट इन 2019। भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार किस राज्य ने 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया है। तो अभी हाल ही में इंडियन टूरिस्ट स्टैटिस्टिक्स जारी की गई है और उस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया है अपनी तरफ 2019 में। तो जो रिपोर्ट है इंडियन टूरिस्ट स्टैटिस्टिक्स, ये रिलीज़ की गई है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के द्वारा और ये रिलीज़ की गई है 2019 के लिए। तो इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश बना है भारत का स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा घरेलू टूरिस्ट को आकर्षित किया गया है। वहीं ताजमहल और जो गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, वो टॉप स्पॉट में रहे टूरिज़्म सेक्टर में। उसके अलावा जो नंबर ऑफ़ टूरिस्ट थे जिन्हें आकर्षित किया गया है उत्तर प्रदेश में, उनकी संख्या है 53.6 करोड़, यानी 53.6 करोड़ घरेलू टूरिस्ट को आकर्षित किया उत्तर प्रदेश ने, जो कि 100% का लगभग 23.1% है। इसके अलावा अगर फॉरेन टूरिस्ट में बात करें तो वहाँ पर भी उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में जो फॉरेन टूरिस्ट आते थे इंडिया, उनमें भी 2.2% का इंक्रीमेंट हुआ है और 2019 में लगभग 28.9 मिलियन फॉरेन विजिटर आए हैं इंडिया। और जो टॉप 5 सोर्स कंट्रीज़ हैं, मतलब कौन कौन सी कंट्री से विजिटर आए हैं इंडिया, तो वो हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा। और जो फॉरेन टूरिज़्म से कमाई हुई है भारत में 2019 में, ये हुई है 29 बिलियन यूएस डॉलर की। और ये जितने भी फॉरेन टूरिस्ट आए हैं उनमें से 58.6% मेल थे, 41.4% फीमेल्स थीं। और अगर बात करें तो भारत किस जगह पे जाना पसंद करते हैं भारत के लोग, तो भारत के लोगों की पसंदीदा जगह हैं थाईलैंड, सिंगापुर, मालदीव, भूटान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, यूएसए, दुबई, मलेशिया। तो बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और ये उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल शेफ्स डे 2020 वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस 2020 मनाया गया। तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल इंटरनेशनल शेफ्स डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस। तो इस साल के लिए थीम रखी गई थी हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। ये थीम जरूर से याद रखिएगा, थीम इंपॉर्टेंट होती है, हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। और ये दिन मनाया जाता है हर साल 20 अक्टूबर को, ताकि जो शेफ़ हैं उनको ऑनर दिया जा सके। ओके, जो पीपल्स हैं उनके बीच में अवेयरनेस फैलाई जा सके, उनको एजुकेट किया जा सके हेल्दी फूड के बारे में। और सबसे पहले 2004 में इसको सेलिब्रेट किया गया था, यानी 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये एक बार रिवीजन कर लेते हैं अक्टूबर में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए उनका। तो सबसे पहले 1 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे। उसी के साथ मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, जिसकी थीम थी पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। 2 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड डे फॉर फार्म एनिमल्स। उसके साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, जिसे भारत में गांधी जयंती के रूप में जाना जाता है, और इसके लिए थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया गया नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, जिसकी थीम थी रोर एंड रिवाइव एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप्स। 4 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड एनिमल डे। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया गया वर्ल्ड स्पेस वीक, जिसके लिए थीम थी सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। उसके बाद 5 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड टीचर्स डे, जिसकी थीम थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। उसके साथ ही वर्ल्ड हैबिटेट डे, जो कि अक्टूबर के पहले मंडे को मनाया जाता है, इसकी थीम थी हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। इसके साथ ही गंगा रिवर डॉल्फिन डे। 7 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड कॉटन डे। 8 अक्टूबर को मनाया गया इंडिया एयरफोर्स डे। उसके साथ ही वर्ल्ड साइट डे, जो कि अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, और इसके लिए थीम थी होप इन साइट। उसके बाद 9 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड पोस्ट डे। उसके साथ ही वर्ल्ड एग डे। 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया गया नेशनल पोस्टल वीक। 10 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जिसकी थीम थी मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। उसके साथ ही वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, जिसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड।
11 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, जिसकी थीम थी माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। 12 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। 13 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, जिसकी थीम थी डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। 14 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, जिसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स। 15 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, जिसकी थीम थी लर्निंग फॉर पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। उसके साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, जिसकी थीम थी बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रिजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। उसके साथ ही ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, जिसकी थीम थी हैंड हाइजीन फॉर ऑल। उसके 16 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड फूड डे, जिसकी थीम थी ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर। 17 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, जिसकी थीम थी एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। 20 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, जिसकी थीम थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डेटा वी कैन ट्रस्ट। वर्ल्ड ओस्टियोपोरोसिस डे, जिसकी थीम थी दैट्स ओस्टियोपोरोसिस। उसके साथ ही इंटरनेशनल शेफ्स डे, जिसकी थीम रखी गई हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी प्लेटफॉर्म पे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके साथ ही अगर आपको रिवीजन के लिए आज के वीडियो का PDF या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पे जाके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 18th मीटिंग ऑफ SCO प्रोसिक्यूटर्स जनरल। SCO अभियोजकों की 18वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो अभी हाल ही में जो SCO है वहाँ के प्रोसिक्यूटर्स जनरल की मीटिंग हुई, 18वीं मीटिंग थी इस बार, और यहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया है तुषार मेहता जी ने। और ये जो मीटिंग है ये वर्चुअली हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो जो SCO है यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ के जो भी मेंबर्स हैं उस अलायंस के, तो सब इस मीटिंग में उपस्थित हुए और उन्होंने वहाँ पे एग्रीमेंट किया कि सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे ताकि जो करप्शन है तो एक करप्शन से किस तरह से लड़ सकते हैं और किस तरह से बचा जा सकता है करप्शन से, तो इस बारे में कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को। उसके साथ ही एक दूसरे के साथ ये जो भी रेगुलेटरी लीगल एक्ट्स हैं उनको भी एक्सचेंज करेंगे और एक दूसरे को लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराएंगे। तो भारत को रिप्रेजेंट किया है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने। और ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि जो अगली मीटिंग होने वाली है प्रोसिक्यूटर्स जनरल की, यानी अभी तो ये 18th हुई है, अब होगी अगले साल शायद 19th 2021 में, और ये मीटिंग होस्ट करेगा भारत। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा, इंडिया होस्ट करेगा SCO प्रोसिक्यूटर्स जनरल की 19 मीटिंग जो कि होगी 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द 44th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2020। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक 2020 के 44वें संस्करण में भारत का रैंक क्या है। तो अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2020 रिपोर्ट है इसका 44th एडिशन जारी किया गया है और वहाँ पे भारत है दूसरे नंबर पे है। तो ये रिपोर्ट जारी की जाती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD के द्वारा, और इस रिपोर्ट में ये देखा जाता है कि कितने जो पर्सन्स हैं एक कंट्री से माइग्रेट होके OECD कंट्रीज़ में जा रहे हैं। तो इस चीज़ के बेस में ये रैंकिंग तैयार की जाती है इस रिपोर्ट में। तो भारत इस साल रहा है दूसरे नंबर पे और सबसे ऊपर रहा है चाइना से लगभग 4.3 लाख माइग्रेंट्स गए हैं OECD कंट्रीज़ में। और वहीं बात करें ओवरऑल तो टोटल 66 लाख माइग्रेंट्स गए हैं OECD कंट्रीज़ में अपनी कंट्री छोड़ के। तो टॉप 3 कंट्रीज़ में है, फर्स्ट पे है चाइना, सेकंड पे है इंडिया और थर्ड पे है रोमानिया। और ऐसी 4 टॉप कौन सी कंट्री हैं जहाँ पे भारतीयों ने चूज़ किया है कि वहाँ के सिटीज़न बनेंगे। तो सबसे ऊपर है USA, ओके, सबसे ज़्यादा इंडियन चाहते हैं USA में सिटीज़न बनना। उसके बाद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और UK। और जो OECD है इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इसकी स्थापना की गई थी 30 सितंबर 1961 में और यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं अभी जोस एंजल गुरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द इंडिया US जापान मालाबार एक्सरसाइज। भारत अमेरिका जापान मालाबार अभ्यास में कौन सा देश भाग लेगा। तो अभी हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया है और ऑस्ट्रेलिया भी इस साल जो इंडिया US जापान की मालाबार एक्सरसाइज होती है तो उसमें ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करेगा और ये पहली बार होगा।
जब ये क्वाड देशों की एक्सरसाइज होगी। यानी आपने सुना होगा क्वाड जो ग्रुप बना है इंडिया का, यूएसए का, जापान का और साथ ही में ऑस्ट्रेलिया का। ओके, तो ये चारों ही कंट्री इस साल मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे और ये पहली बार होगा जब क्वाड कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे किसी एक्सरसाइज में। तो जो मालाबार एक्सरसाइज है 2020 का, ये ऑर्गेनाइज करा जाएगा बे ऑफ बंगाल में और उसके साथ ही अरेबियन सी में, और इस साल के अंत में ये ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। और इसका एम होगा जो ये चारों देश हैं, क्वाड कंट्रीज़ हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस, तो इनके बीच में मैरीटाइम यानी नौसेना के क्षेत्र में सिक्योरिटी बढ़ाना, सेफ्टी बढ़ाना और आपस में कोऑपरेट करना, तो इसलिए ये एक्सरसाइज कराई जा रही है। तो जो मालाबार सीरीज़ एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, इसको शुरू किया गया था 1992 में। तब ये उस समय एक बायलैटरल एक्सरसाइज थी जो कि इंडियन नेवी और यूएस नेवी के बीच में हुआ करती थी। उसके बाद 2015 में जापान ने ज्वाइन कर लिया इस नेवल एक्सरसाइज को। और बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एक बार पहले भी 2007 में जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था मालाबार एक्सरसाइज में। ओके, 2007 में पहली बार, और इस साल फिर से ये पार्टिसिपेट करने वाली है। तो भारत के नेवल स्टाफ के चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह, और इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई हाउ मच परसेंटेज डज द गवर्नमेंट हैव इंक्रीज द इलेक्शन कैंपेन एक्सपेंडिचर लिमिट। हाल ही में सरकार ने चुनाव प्रचार खर्च की सीमा को कितने प्रतिशत बढ़ाया है। तो अभी हाल ही में सरकार ने फैसला लिया है कि कोविड-19 पेंडेमिक के चलते जो इलेक्शन कैंपेन में एक्सपेंडिचर लिमिट होता था उसमें 10% और ज़्यादा इंक्रीमेंट किया जाएगा। यानी जो चुनाव प्रचार में जो खर्च किया जाता था उसमें 10% का और इंक्रीमेंट कर दिया गया है। तो जितने भी बिगर स्टेट हैं जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तो इनमें जो असेंबली चुनाव होते हैं यानी विधानसभा के चुनाव, तो पहले इनकी लिमिट थी, जो खर्चा था इलेक्शन में एक्सपेंडिचर आता था उसकी लिमिट तय की गई थी 28 लाख। लेकिन अब जो इसकी लिमिट है इसमें 10% का इंक्रीमेंट कर दिया गया है, तो नई लिमिट है अब 30.8 लाख, यानी 30.8 लाख कोई भी पार्टी खर्च कर सकती है इलेक्शन के दौरान। वहीं बात करें तो बड़े स्टेट्स में ही अगर लोकसभा का चुनाव है तो पहले जो लिमिट थी ये थी 70 लाख की, और अब इसे बढ़ा के कर दिया गया है 77 लाख। और वहीं बात करें तो छोटे स्टेट या यूनियन टेरिटरी जैसे कि गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तो यहाँ पे जो विधानसभा के चुनाव होते थे उसकी लिमिट बढ़ा के कर दी गई है 22 लाख, और लोकसभा के चुनाव की लिमिट बढ़ा के कर दी गई है खर्च की 59.4 लाख। तो ओवरऑल चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, सभी में 10% का इंक्रीमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज़ बैग्ड गोल्ड मेडल इन शेख रसेल इंटरनेशनल एयर चैम्पियनशिप 2020। शेख रसेल इंटरनेशनल एयर चैम्पियनशिप 2020 में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो ये ऑर्गेनाइज कराया गया था बांग्लादेश में, बांग्लादेश शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी BSSF के द्वारा। और यहाँ पे जो भारत की एला वेलरिवन हैं, इन्होंने विमेंस की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। और मेंस की कैटेगरी में बात करें तो जापान के नाओया ओकाडा ने जीता है गोल्ड मेडल, और भारत की तरफ से साहू तुषार माने ने जीता है सिल्वर मेडल। तो ये जो इवेंट था एक 60 शॉट कंपटीशन था जिसमें 6 कंट्रीज से शूटर आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि है बांग्लादेश, इंडिया, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया और भूटान। तो इन 6 कंट्रीज़ के शूटर ने पार्टिसिपेट किया और इसको होस्ट किया गया था बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 9th सेशन ऑफ इंडिया ओमान जॉइंट कमीशन। भारत ओमान संयुक्त आयोग के 9वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स इंडस्ट्री हरदीप सिंह पुरी जी ने भारत को रिप्रेजेंट किया है हाल ही में हुई इंडिया ओमान जॉइंट कमीशन के 9th सेशन में। तो हाल ही में इंडिया और ओमान के बीच में ये जॉइंट कमीशन मीटिंग का 9वां सेशन ऑर्गेनाइज़ कराया गया था, और ये पूरा वर्चुअली हुआ था। और ये कराया गया था ऑर्गेनाइज ताकि दोनों देशों के बीच जो ट्रेड है और इन्वेस्टमेंट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा और भी बढ़ाया जा सके। तो इस मीटिंग को को चेयर किया गया भारत की ओर से, जो भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, और वहीं ओमान की तरफ से मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन हैं कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ के कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ ने को चेयर किया इस मीटिंग को।
तो इस मीटिंग में दोनों ही देश एग्री हुए कोऑपरेशन के लिए। ओके, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड्स एंड मेट्रोलॉजी, टूरिज्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल्स, एमएसएमई, स्पेस, सिविल एविएशन, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, कल्चर, माइनिंग, हायर एजुकेशन। तो इन सारे ही सेक्टर में दोनों देशों ने कोऑपरेट करने के लिए इस मीटिंग में दोनों ही एग्री हुए हैं। तो ओमान की बात करें तो ओमान के सुल्तान हैं हैथम बिन तारिक अल सैद। ओके, हैथम बिन तारिक अल सैद। कैपिटल है यहाँ की मस्कैट और करेंसी है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बीन इन्वाइटेड बाय इंडिया टू एक्सप्लोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व में व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए भारत ने किस देश को आमंत्रित किया है। तो भारत ने यूनाइटेड किंगडम यानी यूके को आमंत्रित किया है कि वो आएँ और जो भारत का नॉर्थ ईस्ट का सेक्टर है वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें। तो भारत के जो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी डोनर मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इनवाइट किया है यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट को और वहाँ के प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ को, ताकि वो भारत के नॉर्थ ईस्ट में आएँ और वहाँ पे अपने बिजनेस जो है उनको एक्सप्लोर करें और वहाँ पे बिजनेस अपना इस्टेब्लिश करें। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने वहाँ पे अप्रिशिएट भी किया है जो वहाँ की वेजिटेबल्स हैं, वहाँ के हैंडीक्राफ्ट हैं, फ्रूट हैं, स्पाइसेस हैं और जो भी अलग अलग चीज़ें फेमस हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, तो उनमें काफ़ी इंटरेस्टेड है ब्रिटिश गवर्नमेंट और वो चाहती है कि जो भी ये प्रोडक्ट्स हैं तो उनको ब्रांडिंग दी जाए और उनको इंटरनेशनल मार्केट में सेल किया जाए। तो इसी के लिए वहाँ पे वो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और भारत सरकार ने या यूँ कहें कि जो डोनर मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट को और वहाँ की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को आमंत्रित किया है कि वहाँ पे आके वो बिज़नेस को एक्सप्लोर करें। तो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, कैपिटल है लंदन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द कॉस्ट ऑफ अ प्लेट ऑफ फूड 2020 रिपोर्ट। किस संगठन ने द कॉस्ट ऑफ अ प्लेट ऑफ फूड 2020 रिपोर्ट जारी की है। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने जारी किया है द कॉस्ट ऑफ अ प्लेट ऑफ फूड 2020 रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसे ही इस साल का 2020 का नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है और इसी ने ये रिपोर्ट जारी की है द कॉस्ट ऑफ अ प्लेट ऑफ फूड 2020। तो इसलिए ये रिपोर्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस रिपोर्ट में जो 36 कंट्रीज़ हैं उनको जगह दी गई है और भारत उनमें से 28 नंबर पे है। और इस रिपोर्ट में दर्शाया क्या गया है, तो इस रिपोर्ट में दर्शाया ये गया है कि किसी भी कंट्री का जो एक कॉमन मैन है तो अपनी इनकम का कितना परसेंट खाने पे खर्च करता है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत है, इंडियंस हैं, तो वो लगभग अपने इनकम का 3.5% खर्च करते हैं अपने डेली इनकम का अपने खाने पे। और वहीं यूएसए की बात की जाए तो ये आंकड़ा है 0.6% का, यानी वहाँ के लोग अपनी इनकम का 0.6% खर्च करते हैं अपनी डेली इनकम का अपने डेली खाने में। और मोस्ट एक्सपेंसिव जो प्लेट ऑफ फूड रिपोर्ट में कंट्री आई है वो है साउथ सूडान। तो यहाँ के लोग लगभग 186% उनके डेली सैलरी का खर्च करते हैं खाने पे और बेसिक इंग्रेडिएंट्स पे। जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये ज़रूर याद रखिएगा, इसे मिला है 2020 का नोबेल पीस प्राइज़। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में और यहाँ के हेड हैं डेविड बीजली। तो ये मूव करते हैं अब आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज साइंड MOU विद तेलंगाना गवर्नमेंट टू सपोर्ट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। BSE ने MSME को समर्थन करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट अ मार्केट डाटा एडवाइजरी कमेटी हेडेड बाय माधवीपुरी बुच। सेबी ने माधवीपुरी बुच की अध्यक्षता में एक बाजार डेटा सलाहकार समिति का गठन किया है। नवीन पटनायक लॉन्चेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर सर्विस पोर्टल मो विद्युत एंड मोबाइल ऐप। तो हाल ही में जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने वहाँ के लोगों के लिए एक बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है मो विद्युत और इसी के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। तो जो मो विद्युत है ये एक तरह की वेबसाइट है जहाँ पे जो भी कंज्यूमर है तो अलग अलग तरह के अपने बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ही।
उसके अलावा अगर उनके पास कनेक्शन है तो बिल के बारे में जानकारी ले सकते हैं और ऑनलाइन ही बिल का पेमेंट भी कर सकते हैं इसी पोर्टल से। तो उनकी सुविधा के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन लॉन्चेस क्योर्ड दैट इज CSIR यूशर्ड रिपोज ड्रग्स पोर्टल। हर्षवर्धन जी ने क्योर्ड यानी कि CSIR यूशर्ड रिपोज ड्रग्स पोर्टल लॉन्च किया है। लास्ट है नासाज ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली टचेस द बेन्नू एस्टेरॉयड। तो हाल ही में नासा के ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान ने बेन्नू क्षुद्र ग्रह को सफलतापूर्वक छुआ है और उसका काम है वहाँ पे जाके सैंपल्स कलेक्ट करना। तो वो उस जो एस्टेरॉयड है बेन्नू एस्टेरॉयड वहाँ पे जाएगा और उसकी सरफेस से सैंपल लेगा। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ एक्सटेंडेड $400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू मालदीव्स फॉर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। किस बैंक ने मालदीव को ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ाई है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था हाउ मेनी इंडियन बीचेस हैव गॉट द प्रेस्टिजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन रिसेंटली। हाल ही में कितने भारतीय समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। तो इसका राइट आंसर है 8। 8 समुद्री बीचों को या 8 भारतीय समुद्री तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन या प्रमाणन दिया गया है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।